चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज रिजिड बॉडी डायनामिक्स। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे शायद है ना ये वाला टॉपिक बहुत सारे बच्चे तो छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि मैं तो ये नहीं कहता कि ये वाला चैप्टर छोड़ के जाएं। हाँ, अगर किसी बच्चे ने पहले से नहीं पढ़ रखा है, बिल्कुल भी नहीं आता हो, और अगर वो छोड़ना चाहे तो देन इट इज़ ओके। बट किसी बच्चे ने अगर पहले से पढ़ रखा है, उसको अगर इस चैप्टर के अगर बेसिक्स अगर आते हैं, तो उस बच्चे को इस सवाल की एक डिसेंट प्रैक्टिस करनी चाहिए। आखिर का जो पोर्शन है जैसे कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन, अगर उसको बहुत ज़्यादा टफ लगता हो तो उसको छोड़ दो। बाकी सारा पोर्शन अगर आप ढंग से करके जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा चांस इस बात के हैं कि जो आपने पढ़ रखा होगा जेईई मेन का सवाल तो उसी में से ही आएगा। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि है ना इसको छोड़ के जाएं। हाँ, किसी बच्चे ने बिल्कुल पहले से ना पढ़ रखा हो तो बड़ा वो तो अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। उसे उसको तो बड़ा ऑफ कोर्स टाइम ही नहीं है उसे वापस से पढ़ने के लिए। मैं सबसे पहले जो टर्म डिफाइन कर रहा हूँ दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बड़ा मान लीजिए आपके पास कोई एक्सिस है और इस एक्सिस से कोई m मास जो है वो एक्सिस से r डिस्टेंस दूर है, तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली डिफाइन करते हैं इस एक्सिस के अबाउट मास इनटू एक्सिस से दूरी का स्क्वायर। अगर एक से ज़्यादा मास हुआ तो मास इनटू एक्सिस से दूरी का स्क्वायर करते 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 बड़ा सभी मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे और उसको जोड़ लेंगे। अगर कोई कंटिन्यूस बॉडी हुई तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा डीएम मास लेंगे, उस डीएम मास की एक्सिस से कितनी दूरी है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इंटीग्रेट करके हम सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू बड़ा किस पर डिपेंड करेगी, ऑफ कोर्स मास पर डिपेंड करेगी, और मास किस तरह से एक्सिस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर डिपेंड करेगी। यूनिट विल बी ऑफ कोर्स केजी इंटू मीटर का स्क्वायर, और डायमेंशन होगी ऑफ कोर्स m इंटू एल का स्क्वायर, m फॉर मास एंड r बेटा ऑफ कोर्स लेंथ ही तो है, तो m l स्क्वायर। इसकी वैल्यू बेटा या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, है ना। कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेगेटिव नहीं होगा। जीरो कब होगा, जब एक पॉइंट मास हो और एक्सिस उसी में से गुजर रही हो। तो मास तो है लेकिन एक्सिस से दूरी जीरो है, उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा, अदरवाइज हमेशा पॉजिटिव होगा। मैंने एक सवाल पूछ रखा है बेटा, हालांकि मैंने इसको सॉल्व कर दिया, लेकिन ठीक है। सवाल ऐसे है कि एक m1 और m2 बड़ा दो पॉइंट मासेस हैं, ये उन दोनों को जोड़ने वाली लाइन है। बड़ा m1 और m2 के बीच जो सेपरेशन है आपके पास वो r है। m1 m2 को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये एक एक्सिस है जो m1 और m2 के सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है। बड़ा कहाँ से गुजर रही है, सेंटर ऑफ मास से। ये गिवन है, पूछा है कि बताओ इस एक्सिस के अबाउट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो मैं मान लूँगा कि m1 जो है वो यहाँ से r1 डिस्टेंस दूर है और m2 जो है वो यहाँ से r2 डिस्टेंस दूर है। तो इस एक्सिस से m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m1 इंटू उसकी दूरी का स्क्वायर प्लस m2 इंटू उसकी दूरी का स्क्वायर। r1 मैंने मेरे बच्चों को याद करा रखा है m2 r अपॉन m1 प्लस m2, और r2 मैंने याद करा रखा है m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r। जैसे बड़ा वैल्यूज रखी है, मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ गई है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर। ये जो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 है, बड़ा इसको कई जगह म्यू भी लिखा रहता है। बड़ा म्यू इज ऑल्सो नोन एज योर रिड्यूस्ड मास। कभी काम आ जाए तो लगा सकते हो बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बड़ा कुछ स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं, आप चाहो तो उनको याद रख सकते हो। हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है बेटा, ऐसे यूनिफॉर्म रॉड है m मास की l लेंथ की। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, रॉड के कॉर्नर से गुजरने वाली एक्सिस और रॉड के परपेंडिकुलर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बेटा। इस एक्सिस के अबाउट m मास की रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml स्क्वायर बाई 3। फेयर एनफ। ये बड़ा एक एक्सिस है जो रॉड के सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है, मतलब बेटा इधर की लेंथ l/2 इधर की लेंथ l/2 और रॉड के परपेंडिकुलर है, मतलब एक्सिस यूं है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ml स्क्वायर बाई 12। मैं एक छोटी सी बात और कहूँगा, अगर मान लीजिए कभी एक्सिस यूं हुई, रॉड के साथ ऐसे एंगल थीटा बनाते हुए, तो इस एक्सिस के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ml स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से सेंटर से गुजरने वाली अगर एक्सिस यूं है और इसका
रॉड के साथ एंगल है थीटा, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा। सेंटर के अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है तो हम बाकी बहुत सारी एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल एक बात बोलता हूँ, मान लो कि कोई बच्चा मुझसे ये पूछ ले कि सर सेंटर से l/3 डिस्टेंस दूर इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस भी रॉड के परपेंडिकुलर ही है, सर इस एक्सिस के अबाउट मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूँ क्या? बड़ा बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस पैरेलल है और ये वाली एक्सिस सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है जिसे हम बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वो ये कहती है कि यहाँ के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इट विल बी ऑलवेज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास इंटू यहाँ से यहाँ तक की दूरी का स्क्वायर। तो आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/12 प्लस m इंटू, बेटा सवाल में यहाँ से तक डिस्टेंस कितने रखिए, l/3 रखिए, l/3 का स्क्वायर। ऐसे हम कहीं से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा टास्क ये नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। मेरे पास एक यूनिफॉर्म रिंग है, बड़ा यूनिफॉर्म मतलब हर बराबर लेंथ पर बराबर मास फैला हुआ है। रिंग बेटा आपकी यूनिफॉर्म है, ठीक है। रिंग बेटा ऐसे पड़ी है, ये एक सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस है बेटा। रिंग बेटा ऐसे मान लीजिए कि जैसे बेटा कोई ऐसे है और एक्सिस उसके सेंटर से गुजर रही है और जिस प्लेन में रिंग है उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस के अबाउट आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इट विल बी ऑलवेज mr², और ये ऑफ कोर्स सेंटर से गुजर रहा है, ठीक। कोई अगर मुझसे पूछ ले कि सर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सर ये एक्सिस कौन सी है? अगर आपके पास ये रिंग है तो पहले वाली एक्सिस तो बेटा ऑफ कोर्स सेंटर से गुजर रही थी, अब ऐसे है, मतलब रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है लेकिन ऑफ कोर्स रिंग के टेंजेंशियल है। सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो आप यहाँ से यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो। यहाँ से यहाँ तक के बड़ा डिस्टेंस आपके पास अगर r है तो आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, वो तो mr² ही है, प्लस m इंटू यहाँ से तक डिस्टेंस का स्क्वायर। याद रखना चाहो प्यारे बच्चों, याद भी रख सकते हो 2mr²। ठीक है बच्चों, ऐसे ही रिंग की डायमीटर के अलोंग कोई मुझसे पूछ ले, रिंग के डायमीटर के अलोंग कोई मुझसे पूछ ले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इट विल बी mr²/2। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार डायग्राम वापस से बना देता हूँ। मान लीजिए बेटा आपके पास ये रिंग है ऐसे, m मास का, r रेडियस का, ये सेंटर है और ये एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं अलोंग डायमीटर। ये बड़ा एक्सिस किस प्लेन में है? जिस प्लेन में आपके पास रिंग है ना उसी प्लेन में। इस प्लेन के अबाउट आपके पास हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा mr²/2। ऐसे बेटा मैं अगर एक एक्सिस यू ले लूँ, यहाँ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेंटर से गुजर रहा है और ये वाले जो एक्सिस है ना ये यहाँ से r डिस्टेंस दूर है, तो मैं यहाँ से यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ। ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यहाँ के अबाउट mr²/2, तो यहाँ के अबाउट आएगा mr²/2 प्लस mr²। बेटा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 3mr²/2, 3mr²/2। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं बेटा, प्लीज़ इनको याद रखें। अच्छा मैं एक बात बताना भूल गया, जैसा रिंग का रिजल्ट है बेटा काफ़ी हद तक वैसा सा ही रिजल्ट आपके होलो सिलेंडर का है। अगर आपके पास ये होलो सिलेंडर है, सारा का सारा जो मास है वो इस तरह से सरफेस पर फैला हुआ है, m मास है, r रेडियस है, तो ये जो एक्सिस है इसके अबाउट आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² रहेगा, और यहाँ के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहो तो यहाँ से आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के सीधा कह सकते हो कि mr² प्लस mr², दैट इज 2mr²। इस एक्सिस के अबाउट 2mr², इस एक्सिस के अबाउट mr²। नेक्स्ट इज बेटा यूनिफॉर्म डिस्क। आपके पास एक m मास की, r रेडियस की यूनिफॉर्म डिस्क है। अगर मान लीजिए कि आपकी एक्सिस ऐसे है,
सेंटर से गुजर रही है, लेकिन बेटा जिस प्लेन में आपकी डिस्क पड़ी है उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस के अबाउट आपके पास डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा mr²/2। इसी तरह से इसके पैरेलल यहाँ के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये सेंटर से गुजर रही है, तो यहाँ के अबाउट आप बड़े आराम से कह सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा mr² प्लस mr²। बड़ा आंसर कम्स आउट में 3mr²/2। अगेन बेटा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर आप इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट अगर निकालने की कोशिश करोगे तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आएगा mr²/4। बेटा लॉन्ग डायमीटर अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं हल्का सा थोड़ा एक डायग्राम और बना देता हूँ। ये रही आपकी डिस्क, m मास की r रेडियस की डिस्क है और ये आपके पास एक्सिस है, ये आपके पास बेटा एक्सिस है। रेडियस प्यारे बच्चों इसका r है, मास इसका m है। इस डिस्क के प्लेन में ही सेंटर से गुजरने वाली ये एक्सिस, इसके अबाउट बेटा आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे मैंने बताया याद रख सकते हो mr²/4। ऐसे ही अगर मैं एक डिस्क बेटा एक एक्सिस और लूं, ये वाले जो एक्सिस है ये भी बेटा इस डिस्क के प्लेन में ही है, बस टेंजेंशियल है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि देखो भाई ये वाला तो सेंटर से गुजर रही है और यहाँ से तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है r, तो यहाँ से यहाँ के अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग सकती है और यहाँ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाएगा 5/4 mr²। कैसे? I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू r²। ठीक है, आगे चलिए बच्चों, आपके पास मान लीजिए बेटा कि कोई सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर के अंदर सारा का सारा मास बेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से। ये बीचों बीच से गुजरने वाली एक्सिस है, मास m है, रेडियस r है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी mr²/2। और ये जो एक्सिस है इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो सोच लो बेटा, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, यहाँ के अबाउट निकालना हो तो यहाँ से तक पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यहाँ के अबाउट आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाएगा 3/2 mr²। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर प्लेट। बट आपके पास एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट है इस तरह से, सारा का सारा मास बड़ा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेंथ इसके पास L है, विड्थ इसके पास B है। अगर हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना हो तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ml²/3। इसी तरह से अगर हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा mb²/3। बट एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती है, वो ये कहती है कि देखो भाई, वैसे कहती है कि ये और ये अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो एक तीसरी एक्सिस इन दोनों के परपेंडिकुलर लूं तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इट विल बी ऑलवेज दिस प्लस दिस। तो ये वाली जो एक्सिस है इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सिस आएगी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ml²/3 प्लस mb²/3। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरह से बेटा ये सेंटर से गुजरने वाली कोई एक्सिस है, यहाँ कहीं बेटा मैं एक बार के लिए सेंटर मान लूँ, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आएगा mb²/12। इसी तरह से इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ml²/12। और अगर आप इस एक्सिस के अबाउट मतलब इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर इस एक्सिस के अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की अगर बात करोगे तो इसके अबाउट आएगा ml²/12 प्लस mb²/12। बेटा कितना ये लीजिए बेटा, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर स्क्वायर प्लेट होती तो जैसा आप जानते हो बेटा L और B की वैल्यू सेम आ जाती, फिर तो बेटा इट वुड हैव बीन इवन मोर इजी। आगे चलते हैं बेटा। हाँ, नेक्स्ट इज होलोस्फीयर। अगर मान लीजिए बेटा आपके पास कोई होलोस्फीयर है
इस तरह से, m मास का, r रेडियस का होलोस्फीयर है, और अगर ये उसका सेंटर है तो सेंटर से गुजरने वाली जो एक्सिस है उसके अबाउट इस होलोस्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, यू शुड रिमेंबर इट, दैट इज 2/3 mr²। इसी के पैरेलल बेटा मैं ऐसे एक टेंजेंशियल एक्सिस और ले लेता हूं, ये इसके अबाउट अगर कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा तो मैं यहां से यहां तक पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूंगा, 2/3 mr² प्लस mr², तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 5/3 mr²। इसी तरह से प्यारे बच्चों, मान लीजिए आपके पास कोई सॉलिड स्फीयर है, ऐसे सारा का सारा जो मास है वो पूरे वॉल्यूम पे है, ठीक है, अंदर से खाली नहीं है। होलोस्फीयर तो खाली था। अच्छा बेटा, होलोस्फीयर का एक नाम और है, इट इज ऑल्सो नोन एज शेल। ठीक, ये जो आपका सॉलिड स्फीयर है, इसके सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, अगर इसका मास m है और रेडियस r है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2/5 mr²। और ये टेंजेंशियल अगर मेरे पास कोई एक्सिस है तो यहाँ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2/5 mr² प्लस mr², दैट कम्स आउट टू बी 7/5 mr²। तो हम बड़े आराम से इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही स्टैंडर्ड है, हमें याद होने चाहिए। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। देखो यार, पहली बात तो ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कोई पॉइंट है, ये कोई बॉडी है बेटा, इस बॉडी के किसी पॉइंट P पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, लेट्स से F वेक्टर का फोर्स लग रहा है। जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बोलेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि मुझे है ना इस पॉइंट O के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो इस O के अबाउट एक वेक्टर बना दीजिए ऐसे, जिसका टेल तो होगा उस O पॉइंट पर जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना होगा, और हेड होगा उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर आपको फोर्स लिखना है, सॉरी जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है। इसको हम बेटा R वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? R वेक्टर। मान लीजिए R वेक्टर और F वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा, तो टॉर्क इज सिंपली डिफाइंड एज R क्रॉस F, सिंपली R क्रॉस F। और अगर टॉर्क की अगर मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो इट इज ऑलवेज RF साइन थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R मल्टीप्लाइड बाई F परपेंडिकुलर। F परपेंडिकुलर मतलब फोर्स का वो कंपोनेंट जो बड़ा R वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, या फिर हम इसको लिख सकते हैं F इंटू R परपेंडिकुलर। मुझे ये F इंटू R परपेंडिकुलर सबसे ज़्यादा पसंद है, मैं समझाता हूँ बेटा कैसे, है ना। इससे हमारा लगभग हमेशा ही काम बन जाएगा, कभी कोई चिंता वाली बात ही नहीं आएगी। जैसे बेटा सुनना इस बात को, मान लीजिए बेटा कि आपके पास इस तरह से कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसा कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। और मैं थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाता हूँ यार। आपके पास इस तरह से कोई इंक्लाइंड प्लेन है, और ये बड़ा कोई स्फीयर है जो इंक्लाइंड प्लेन पर पड़ा है ऐसे, और इसका जो रेडियस है बड़ा आपके पास वो R है। फॉर एग्जांपल, अगर कभी भी टॉर्क, जैसे मान लीजिए कि बड़ा ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर मैं नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, और कोई मुझसे कह दे कि सर यहाँ के अबाउट टॉर्क लिखो, यहाँ के अबाउट टॉर्क लिखो, तो अगर आप फील के साथ अगर टॉर्क लिखना चाहते हो तो हमेशा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब सोचा करो, कभी गलती नहीं होगी। इस एक्सिस के अबाउट अगर तुम्हें टॉर्क लिखना है इस फोर्स का, तो आप ऐसे बोलना कि सर इसका टॉर्क आएगा ऐसे, कैसे? क्लॉकवाइज। और कितना आएगा? F मल्टीप्लाइड बाई यहां से यहां तक की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसे हम R परपेंडिकुलर भी कहते हैं, और इसका एक नाम भी होता है बेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज लेवर R। क्या बोलते हैं बेटा? क्या? लेवर R। सिंपल, हमेशा ऐसे। अगर कोई फोर्स
इसी एक्सिस से ही गुजर जाएगा तो ऑफ कोर्स उस केस में आर परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, तो उस केस में टॉर्क 0 हो जाएगा। मतलब जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिख रहे हो, अगर कोई फोर्स उसी एक्सिस से पास होता तो उसका टॉर्क तो 0, अदरवाइज हमेशा ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से हमारा हमेशा काम बन जाएगा और टॉर्क की वैल्यू हमेशा आपके पास आ जाएगी बड़ा कितनी, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से टॉर्क लिख रहे हो और फोर्स लग रहा है ऐसे, इस पूरे लाइन को खींच दो यहाँ से तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और बस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ज़रूर देख लिया करो, हमारा काम हमेशा इन इतनी सी बातों से बन जाएगा, कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। अगर एक बार टॉर्क लिखना सीख गए तो उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में मास था, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर फोर्स था, वैसे ही यहाँ पर टॉर्क है। और जैसे ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर F इज इक्वल्स टू ma था बेटा, वैसे ही यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल्स टू I अल्फा है। जिस तरफ टॉर्क उसी तरफ आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी हिंज्ड हो, फिक्स्ड हो, तो उस केस में मेरे बच्चे हमेशा टॉर्क जो है वो हिंज के अबाउट या उस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ही लिखेंगे। और आप ऐसे लिखोगे कि सर टॉर्क अबाउट हिंज इज इक्वल्स टू आई अबाउट हिंज इंटू अल्फा, आई अबाउट हिंज इंटू अल्फा। जब भी हिंज्ड हो या बड़ा फिक्स्ड एक्सेस हो कोई, तो हमेशा ऐसे लिखेंगे। अगर हिंज्ड ना हो और बॉडी बड़ा और रोटेट भी कर रही हो और भाग भी रही हो, उस केस में बेस्ट ये रहता है कि हम जो टॉर्क है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखें और हम कहें कि टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया ही नहीं मैंने। हिंज हो तो हिंज के अबाउट लिख दिया करो टॉर्क इज इक्वल्स टू अल्फा, हिंज ना हो तो ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख दिया करो, हमेशा ही हमारा काम बड़े आराम से बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना तो याद रहेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम। कुछ सवालों के अंदर बेटा आपका जो सारा मैकेनिकल सिस्टम होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। उस केस में नेट फोर्स भी 0 होगा और नेट टॉर्क भी 0 होगा। कैसे बेटा नेट फोर्स नेट टॉर्क वगैरह लिखते हैं उस केस में, हमको ऐसे एक दो सिचुएशन से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से एक प्लैंक है। इस प्लैंक का मास m है और बेटा इसके पास जो लेंथ है वो l है। यहाँ बेटा ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर बेटा दो बालक खड़े हैं और वो जो दोनों बालक हैं वो इस तरह से इसको लेके बैठे हैं। हाँ यार, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था कि ग्राउंड के ऊपर ना दो बालक हैं, वो इस प्लैंक को लेके बैठे। ये वाला बालक ऐसे कॉर्नर पे है और ये वाला बालक है ये ऐसे कॉर्नर से l/4 डिस्टेंस पे, और वो इस पूरे के पूरे प्लैंक को ऐसे रेस्ट पे लेके बैठे। मुझे सिर्फ ये पता करना है कि इस प्लैंक पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं और वो फोर्सेस कितने हैं। तो अगर आप इस प्लैंक को अगर देखो तो इस प्लैंक पर कौन से फोर्सेस हैं। सबसे पहले बेटा प्लैंक पर नीचे की तरफ mg। बेटा अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो mg को हम सेंटर ऑफ मास पे लगता मान सकते हैं। ये वाले बालक ने मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ कोई ना कोई नॉर्मल फोर्स लगाया है। लेट्स से दैट नॉर्मल फोर्स इज n1। इस बालक ने ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाया, लेट्स से दैट नॉर्मल फोर्स इज n2। ये डिस्टेंस l/4 है, ये बड़ा सेंटर पे लगा है तो टोटल डिस्टेंस l/2 थी तो ये हो गई l/4। ये डिस्टेंस मेरे पास हो गई l/2। अगर आपका सारा का सारा अरेंजमेंट रेस्ट पे है तो नेट फोर्स मस्ट बी 0। नेट फोर्स मस्ट बी 0 तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो n1 प्लस n2 इज इक्वल्स टू mg। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 1। नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए। कहाँ से? कहीं से भी लिख लो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हर बॉडी का पार्ट रेस्ट पे है।
तो सारे के सारे पॉइंट एक तरह से हिंज की तरह बिहेव कर रहे हैं, ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कील से ठोक रखा हो, सारे पॉइंट ऐसे बिहेव करते, कहीं से भी लिख सकते हो आप, ठीक। चलो मैं यहाँ से लिखता हूँ, यहाँ से आपको नेट टॉर्क जीरो करना है। हाँ बेटा, मुझे नेट टॉर्क जीरो करना है। 3 फोर्सेस हैं जिसके टॉर्क हो सकते हैं, एक तो mg, एक n1, एक n2। mg का टॉर्क तो यहाँ से जीरो आएगा क्योंकि mg तो यहीं से पास हो रही है। यहाँ से n1 का टॉर्क तो आएगा क्लॉकवाइज और n2 का टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ से n1 का टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज, n2 का टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज। नेट टॉर्क जीरो होने के लिए जितना टॉर्क n1 का उतना ही टॉर्क n2 का हो जाना चाहिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ से n1 का टॉर्क आएगा n1 इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस l/4 शुड बी, सॉरी l/4 नहीं बेटा, l/2 शुड बी इक्वल टू n2 का टॉर्क। n2 का टॉर्क आएगा n2 इंटू यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/4। यहाँ से मेरे पास आ गया 2 टाइम्स n1 इज इक्वल्स टू n2। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं, बड़ा सॉल्व करना है। मेरे पास n2 की वैल्यू आ गई है 2mg/3 और n1 की वैल्यू मेरे पास आ गई है mg/3। ये तो नहीं सिर्फ सिर्फ फंडामेंटली समझाने की कोशिश की, मैं कोई ऐसा तो नहीं कि 50-60 सवाल कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ फंडामेंटली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो तो आपको किस तरह से बेटा नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क जीरो करने हैं, ठीक है। और इस केस में सारे पॉइंट रेस्ट पे थे, भाई ये वाला पॉइंट भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे, तो टॉर्क कहीं से लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अदरवाइज हम जानबूझ कर टॉर्क कहाँ से लिखते हैं, जहाँ से हिंज हो, जहाँ से बड़ा वो फिक्स हो। अगर फिक्स वाला पॉइंट ना मिले तो सेंटर से लिख लिया करो। यहाँ पर तुम कहीं से भी लिखते हो आपका आंसर आता ही आता। तो इक्विलिब्रियम टाइप के जो भी सवाल हैं वो बड़े आराम से आप इस तरह से निपटा सकते हो, कोई बहुत बड़ा ऐसा टास्क नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा काइनेटिक एनर्जी। कोई ऐसी बॉडी जो बड़ा प्योर रोटेशनल मोशन कर रही हो, जिसकी कोई ना कोई एक्सिस फिक्स्ड हो, और उस फिक्स्ड एक्सिस के बाद अगर वो प्योर रोटेशनल मोशन कर रही हो तो आप उसकी काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में हाफ mv² होता है बेटा, यहाँ पर हाफ I ω² होगा। I होगा बड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑफ कोर्स जो फिक्स्ड एक्सिस है उसके अबाउट, मल्टीप्लाई बड़ा आपका जो भी एंगुलर वेलोसिटी है उसका स्क्वायर। ये आपके पास होगी काइनेटिक एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसे कह दूं आपको कि बेटा मेरे पास इस तरह का अरेंजमेंट, ये एक रॉड है, m मास की l लेंथ की यूनिफॉर्म रॉड है, और ये एक्सिस है, ये एक्सिस है l/4 से गुजरती हुई, और इसके अबाउट पूरी पूरी जो रॉड है वो ऐसे घूम रही है, इस एक्सिस के अबाउट पूरी पूरी रॉड ऐसे घूम रही है। बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, निकाल देंगे। काइनेटिक एनर्जी होगी, ऑफ कोर्स मुझसे काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ इस एक्सिस के अबाउट I इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा तो सामने दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ I चाहिए। सर इस एक्सिस के अबाउट आपने I याद ही नहीं करवाया बेटा, याद तो नहीं करवाया, लेकिन इसे निकालने के लिए जो चीज़ चाहिए वो मैंने सिखा रखी है। सेंटर से गुजरने वाली ये जो एक्सिस है ना, इसके अबाउट मेरे प्यारे बच्चों को मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिखा रखा है कि ml²/12। बेटा ये सेंटर है तो बेटा यहाँ से टोटल डिस्टेंस l/2 होनी चाहिए, ये l/4 तो बेटा ये भी l/4। तो यहाँ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख सकते हो ml²/12 प्लस m इंटू l/4 का होल स्क्वायर। बेटा l/4 का होल स्क्वायर आएगा ml²/16। ये आपके पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। किसी भी बॉडी की आप बड़े आराम से काइनेटिक एनर्जी इस तरह से लिख सकते हो। अगर बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है तो आप इस तरह से काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं एक छोटी सी बात और बोलूँगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू I ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन 2I, ठीक है। जैसे मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम हुआ करता था, वैसे ही I इंटू ओमेगा एंगुलर मोमेंटम होता है। तो यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला और बन जाएगा, एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2I। जिस तरह से ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर याद करो कि काइनेटिक एनर्जी हुआ करती थी p² अपॉन 2m। p था मोमेंटम, l है एंगुलर मोमेंटम, m है मास, I है बेटा ऑफ कोर्स I क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक।
तो आपके पास ये भी एक फॉर्मूला है, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि बहुत तगड़ा फॉर्मूला है, बट ठीक है, ऐसा याद होना चाहिए कि हाँ भाई आपस में इस तरह की चीज़ें रिलेटेड है। ठीक है, अभी भी लिख सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स L इंटू बड़ा जो भी आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक, आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम। सुनना बेटा, एक तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन, बड़ा बेसिक डेफिनेशन तो ये कहती है कि मान लो बेटा ये वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है O जिसके अबाउट मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ठीक है, और मेरे पास कोई ना कोई ऐसे पार्टिकल है m मास का, इस पार्टिकल की पोजीशन O पॉइंट के रेस्पेक्ट में यूं आ रही है r वेक्टर। ठीक है, और इस पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, लेट से v, लेट से बड़ा वेलोसिटी है v वेक्टर और r वेक्टर के बीच में लेट से बड़ा एंगुलर मोमेंटम है, सॉरी r वेक्टर और v वेक्टर के बीच में एंगल है लेट से थीटा। तो हम ये कहते हैं कि O पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इज सिंपली डिफाइंड एज r क्रॉस p। जिस तरह से टॉर्क था r क्रॉस f, वैसे ही बेटा मेरे पास ये है r क्रॉस p, वेयर p इज ऑफ कोर्स मोमेंटम, r तो बड़ा ऑफ कोर्स उसकी पोजीशन मैंने लिखी दी है। ठीक है, इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखना हो तो आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो कि आर पी साइन थीटा। इसे आप आर क्रॉस बड़ा मोमेंटम को मैं मास इंटू वेलोसिटी भी लिख सकता हूं ना, तो आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज एम इंटू आर क्रॉस, या फिर बड़ा एम वी आर साइन थीटा। थीटा क्या है बेटा? थीटा है आपके आर वेक्टर और वी वेक्टर के बीच का एंगल। मैं यहां पर एक बात और बोलूंगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि दैट इज एम इंटू वी इंटू आर साइन थीटा। सर ये आर साइन थीटा क्या है, समझाता हूं। ये जो वेलोसिटी है ना, जिस लाइन के लॉन्ग है, इस लाइन को ऐसे पीछे की तरफ खींच दो, इस लाइन का मैं एक नाम निकाल सकता हूं, लाइन ऑफ मोशन। अब जिस पॉइंट से आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना है, उस पॉइंट से इस लाइन ऑफ मोशन पर एक परपेंडिकुलर खींच दो। इसे मैं चाहूं तो आर परपेंडिकुलर भी कह सकता हूं, बड़ा ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा। अगर ये आर है तो ये आर कॉस थीटा हो गया, और ये आपका आर साइन थीटा हो गया। तो आप ऐसा कह सकते हो कि मेरे पास एक तरीके से एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड का एक फॉर्मूला और आ गया, मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर बेटा कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस है, जिस पॉइंट से एंगुलर मोमेंटम लिखना है वहाँ से लेकर लाइन ऑफ मोशन तक के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, समझ गए इस बात को? आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज याद रहेगा बेटा, मैं एक बात और बोल दूं बेटा, जो बॉडीज ऐसी होंगी ना कि किसी ऐसे कोई बॉडी है और किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ऐसे ओमेगा से घूम रही होगी, उनका एंगुलर मोमेंटम तो लिखना और आसान है। उनका एंगुलर मोमेंटम विल बी सिंपली आई इंटू ओमेगा। उनका बड़ा सिंपली आई इंटू ओमेगा, चिंता नहीं करनी। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात और बोलूँगा, है ना। जिस तरह से फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, वैसे ही टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क जो है बड़ा वो एंगुलर मोमेंटम के चेंज होने की दर है, एंगुलर मोमेंटम के चेंज होने की रेट है। अच्छा पॉइंट है बेटा, काम आ सकता है। इस पॉइंट पर तो जेई एडवांस में सवाल पूछे गए, जेई मेन ने तो नहीं पूछे, बट ठीक है बेटा, याद रहे तो कोई पाप थोड़ी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम। जिस तरह से हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम था, वैसा सही हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम भी है। ये ऐसे कहता है कि अगर मान लीजिए किसी एक्सिस के अबाउट किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, तो टॉर्क जो है दैट इज ऑफ कोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो ये भी 0 होगा। और अगर ये 0 होगा, इसका मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अगर 0 होगा तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, विल बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ये हम कह सकते हैं। तो कभी भी किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर मान लीजिए कि आपका
टॉर्क जीरो हो, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो, तो हम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम को बराबर कर सकते हैं। जैसे मैं एक छोटे से सिचुएशन से इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ। बड़ा मान लीजिए कि आपके पास ये कोई m मास की r रेडियस की बड़ा कोई होलोस्फीयर है, होलो नहीं सॉलिड मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे ना, सॉलिड स्फीयर है लेट्स से, और ये अपनी इस एक्सिस के अबाउट किसी न किसी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। फिर क्या हुआ कि कुछ इंटरनल फोर्सेस के कारण ये स्क्वीज हो गया, ऐसे स्क्वीज हो गया, ऑफ कोर्स डेंसिटी बढ़ गई होगी, ठीक, स्क्वीज हो गया, स्क्वीज होकर इसकी जो रेडियस थी, जो बड़ा पहले r थी, वो घटकर अब r/2 हो गई। मास बड़ा उतना ही है, डेंसिटी बढ़ गई होगी। अब मेरा सवाल बड़ा आपसे यह है कि अब नई वाली एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, नई वाली एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो ऐसे बॉल जैसे स्क्वीज हो गई, ऑफ कोर्स बड़ा डेंसिटी वगैरह इंक्रीज हो गई होगी। तो मैं बड़े आराम से ऐसा कह सकता हूँ कि यार इसमें कोई आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया, जबकि इंटरनल फोर्सेस थे, इंटरनल टॉर्क थे, वही लगे होंगे। बड़ा इंटरनल टॉर्क पे अगेन जैसे पेयर बना के कैंसिल होते हैं वैसे कैंसिल हो जाएंगे। हम ऐसा कह सकते हैं कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का आएगा 2/5 mr² इंटू ओमेगा, ओमेगा तो ओमेगा नॉट है, should be equal to final angular momentum। बेटा final angular momentum is of course 2/5 mr², सॉरी बेटा r नहीं, r/2 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा। सॉल्व करते ओमेगा की वैल्यू मेरे पास आ गई 4 टाइम्स ऑफ ओमेगा नॉट। मतलब एंगुलर वेलोसिटी जितनी पहले थी बेटा उसकी 4 टाइम्स आपकी इस तरह से हो गई, 4 टाइम्स ओमेगा नॉट हो गया। बेटा समझ गए इस बात को। जैसे मैं एग्जाम्पल और देता हूँ, सुनना बेटा। ये मान लीजिए बेटा आपके पास कोई स्मूथ सरफेस, इस पर बेटा कोई, अब यार मेरी थोड़ी है ना पेंटिंग वेंटिंग तो ऐसी है, ये कोई कुर्सी है, कुर्सी पर एक बालक खड़ा है, और बालक जो है वो ऐसे इस एक्सिस के अबाउट यूँ घूम रहा है 5 रेडियन पर सेकेंड से, और इस एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बेटा मुझे गिवन है कि दैट इज 20 kg इंटू मीटर स्क्वायर। फिर इसने घूमते घूमते क्या किया कि अपने हाथों को ऐसे बाहर निकाला, और इसके हाथों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बुक्स थी। वो जैसे बेटा हाथ बाहर निकलेंगे तो एक्सिस से मास दूर जाएगा, मास दूर जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। तो थोड़ी देर बाद में इसने क्या किया कि इसी बालक ने बेटा वही कुर्सी पर बैठा था, इस बालक ने ऐसे थोड़े हाथ बाहर निकाले, और इस कारण से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 25 kg पर मीटर स्क्वायर हो गया। अब बताओ कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हुई। सवाल समझ आ गया। पहले तो है ना वो टेबल पे बैठा बैठा घूम रहा था और उसके हाथ ऐसे थे, फिर उसने हाथ ऐसे से बाहर किए, जैसे उसने हाथ ऐसे बाहर किए तो एक्सिस से मास दूर गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा। लेकिन ज़रा सोचो तो पूरी की पूरी सिचुएशन में ये जो एक्सिस है इसके अबाउट कोई टॉर्क है ही नहीं। जो mg लग रहे हैं बेटा वो ऐसे लग रहे हैं, जो नॉर्मल लग रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैसे भी सारे के सारे एक्सिस से पास हो रहे हैं, तो टॉर्क तो है ही नहीं। और अगर टॉर्क नहीं है तो ऑब्वियस बात है कि हम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम कर सकते हैं। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मेरे पास आएगा I इंटू ओमेगा शुड बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, दैट शुड बी इक्वल टू I डैश इंटू ओमेगा डैश। सॉल्व कर दे बेटा ओमेगा डैश की मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा कितनी, 4 रेडियन पर सेकेंड। अगर इस तरह के सवाल में कोई मुझसे पूछ ले कि सर इस बालक को वर्क डन कितना करना पड़ा, इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं आपसे जेईई के अंदर, वर्क डन कितना करना पड़ा, तो इस बालक की जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है उसमें से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देना, बिकॉज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और किसी फोर्स का तो वर्क डन है ही नहीं, ऑब्वियस बात है बालक ने ही कोई ना कोई वर्क डन किया होगा। तो वर्क डन अगर पूछे तब भी बेटा हम सवाल तो कर ही लेंगे, तब भी कोई खास ऐसी परेशानी नहीं है। मैं कर देता हूँ क्या, हाफ फाइनल आई कितना है बेटा 25 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 20 इंटू 5 का स्क्वायर, ये बड़ा बालक का वर्क डन। ठीक है, जब एक काइनेटिक एनर्जी वगैरह आ जाए तो वर्क डन निकालना तो वैसे आसान होता है, कोई बहुत टफ काम नहीं है। ये बड़ा हमारे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का
फंडा है, याद होना चाहिए बेटा इसके, तो ठीक है, इसमें तो कोई बहुत भारी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। वैसे इसको अगर हम बहुत डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो ऑब्वियस बात है बेटा, इसमें थोड़ी सी बातें ज़्यादा हैं, बट हम इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर ऊपर से अगर पढ़ना चाहें तब भी हम काफ़ी हद तक अच्छे से बातों को समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा ऐसा टास्क नहीं है। सुनना बेटा, कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन के अंदर जो बॉडी होगी उसके पास ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा और रोटेशनल मोशन भी होगा। कहने का बड़ा अर्थ यह है कि वो किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट नहीं जा रही होगी, वो घूम भी रही होगी और आगे भी जा रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरह से कोई बॉल है, ये जो बॉल है इसके सेंटर के पास मैंने वेलोसिटी ले लिया है सामने की तरफ v, इसका रेडियस बड़ा मैंने ले लिया है r, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया है o। ठीक है, साथ ही साथ बड़ा वेलोसिटी तो है ही है, साथ ही साथ इसके पास ओमेगा भी है। वेलोसिटी तो है ही है, साथ ही साथ इसके पास कुछ ना कुछ ओमेगा भी है। तो ये बॉल लगातार आगे भी चलती जाएगी, घूमती भी जाएगी, आगे भी चलती जाएगी, घूमती भी जाएगी। मैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स ले रहा हूँ बेटा। सबसे नीचे वाले पॉइंट को मैंने ए बोल दिया है, इस पॉइंट को मैंने बी बोल दिया है, इस पॉइंट को मैंने सी बोल दिया है और इस पॉइंट को मैंने डी बोल दिया है। अगर आपको हर पॉइंट की अगर वेलोसिटी अगर निकालनी है तो आप इस कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। पहला प्योर ट्रांसलेशनल। प्योर ट्रांसलेशनल के अंदर आप ऐसा मान लो कि हमारे पास जो बॉल है, जो वेलोसिटी उसके सेंटर के पास है वही वेलोसिटी हर पॉइंट के पास है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास प्योर ट्रांसलेशनल। प्लस अब सेंटर को रोक लो और सिर्फ और सिर्फ प्योर रोटेशनल मोशन देखो। देखता बेटा, सेंटर को रोककर सिर्फ और सिर्फ प्योर रोटेशनल मोशन देखो। प्योर रोटेशनल मोशन अगर देखूंगा, आर रेडियस है, ओमेगा से अगर यू घूम रहा है तो इस पॉइंट के पास सामने की तरफ वेलोसिटी ओमेगा आर, इसके पास बेटा नीचे की तरफ ओमेगा आर, इसके पास बेटा पीछे की तरफ ओमेगा आर और इसके पास ऊपर की तरफ ओमेगा इनटू आर। खैर मेन मुद्दे पे आते हैं। अब अगर कोई मुझसे पूछ ले कि इस ए पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, तो मैं कहूँगा कि इस ए पॉइंट की वेलोसिटी होगी ट्रांसलेशनल के कारण v और रोटेशनल के कारण पीछे की तरफ ओमेगा इनटू आर। तो इसकी वेलोसिटी होगी, या तो ऐसे बोल दूंगा कि सामने की तरफ होगी v माइनस ओमेगा आर, या ऐसे बोल दूंगा कि पीछे की तरफ होगी ओमेगा आर माइनस वी, डिपेंडिंग ऑन कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। और अगर ओमेगा आर की वैल्यू v के बराबर हो गई तो सबसे नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी 0, जो कि किसी फिक्स्ड सरफेस पर प्योर रोलिंग वाले केस में होती भी है। ठीक है, कोई अगर मुझसे पूछ ले कि सर बी वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, ट्रांसलेशनल मोशन के कारण ये जा रहा है सामने की तरफ v से, रोटेशनल मोशन के कारण ये जा रहा है ऊपर की तरफ ओमेगा इंटू आर से, तो इसके पास जो नेट वेलोसिटी होगी इट विल बी लाइक दिस, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। सिंपल। सी वाले पॉइंट पर ट्रांसलेशनल मोशन के कारण वेलोसिटी होगी v और रोटेशनल मोशन के कारण वेलोसिटी होगी सामने की तरफ ओमेगा इंटू आर। इस डी पॉइंट पर ट्रांसलेशनल मोशन के कारण वेलोसिटी होगी v और रोटेशनल मोशन के कारण होगी ओमेगा इंटू आर। नेट बड़ा वेलोसिटी आपके पास ऐसे होगी रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये वाली बात बड़ा समझ में आ गई कि कैसे हम प्योर ट्रांसलेशनल प्योर रोटेशनल मिलाकर कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन को जज कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। ये बड़ा कोई बहुत टफ काम नहीं लगा होगा। आगे चलते हैं यार। प्योर रोलिंग ऑन ए फिक्स सरफेस, मैं बड़ा इस बात में क्लियर कर दूं कि अगर किसी फिक्स सरफेस पर अगर प्योर रोलिंग है तो आपके पास जो कंडीशन होगी इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये बड़ा नीचे सरफेस है आपकी फिक्स्ड, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी v होगी,
रेडियस बेटा अगर आपके पास r होगा तो आपके पास ओमेगा की जो वैल्यू है वो v/r होनी चाहिए, क्योंकि नीचे वाले जो सरफेस है ना वो फिक्स है, तो जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है उसकी वेलोसिटी वही होनी चाहिए जो नीचे वाले सरफेस की है, तभी तो बेटा दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होगी और प्योर रोलिंग होगी। तो उस केस में सबसे नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी को जीरो कर देना, उसको जीरो करने के लिए v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू v/r। जैसे बेटा ओमेगा इज इक्वल्स टू v/r आ जाएगा, आप इस बात को बड़े आराम से देख सकते हो कि इस पॉइंट की स्पीड तो हो जाएगी जीरो, इस पॉइंट की स्पीड ट्रांसलेशनल मोशन के कारण होगी सामने की तरफ v, रोटेशनल मोशन के कारण होगी ओमेगा इंटू आर, मगर बड़ा ओमेगा इंटू आर तो v ही है, तो नेट वेलोसिटी आपके पास ऐसे आ जाएगी √2v। ऑफ कोर्स दिस एंगल विल बी 45। सबसे ऊपर वाले पॉइंट के पास ट्रांसलेशनल मोशन के कारण वेलोसिटी आ जाएगी v, और रोटेशनल मोशन के कारण आ जाएगी ओमेगा इंटू आर, वो भी तो v है, तो कुल मिलाकर बड़ा इस पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी सामने की तरफ 2v। अगर इस पॉइंट की अगर बात करूं तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण वेलोसिटी आ जाएगी v, और रोटेशनल मोशन के कारण वेलोसिटी आ जाएगी नीचे की तरफ ओमेगा इंटू आर, वो भी हो गई v। तो नेट वेलोसिटी मेरे पास इस तरफ आ गई एंड दैट कम्स आउट टू बी √2v। ठीक है बेटा, ऐसे हम हर पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात और बोलूँगा कि इस तरह की बॉडीज़ की काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं। इस तरह की बॉडीज़ जिनके पास ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन का मिक्सचर होता है, मतलब कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन होता है, उस तरह की बॉडीज़ की अगर काइनेटिक एनर्जी लिखनी हो तो काइनेटिक एनर्जी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक आपकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरी बड़ा आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में आप ऐसा मान लो कि सारी की सारी जो बॉडी है वो सामने की तरफ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जा रही है। मतलब ऐसे कहने का अर्थ ये कि इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो नेट काइनेटिक एनर्जी होगी, पहले ट्रांसलेशनल मोशन के कारण हाफ m, जो सेंटर ऑफ मास की स्पीड वही इसकी वही इसकी वही इसकी, तो हाफ m सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस हाफ I अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ये ट्रांसलेशन वाला पार्ट, ये रोटेशन वाला पार्ट, और दोनों मिलकर बड़ा आपके पास नेट काइनेटिक एनर्जी ऐसे आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है बड़ा, कोई बहुत टफ बात नहीं है। यहाँ पर अगर मुझसे पूछेगा तो बोलूँगा दैट इज हाफ m, जो भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है उसका स्क्वायर। बड़ा यहाँ पर तो आपके सेंटर ऑफ मास के पास जो वेलोसिटी है वो मैंने v ही दिखा रखी है, प्लस हाफ I अबाउट सेंटर ऑफ मास। बेटा I अबाउट सेंटर ऑफ मास जो भी हो वो लिख देना, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा इज ऑफ कोर्स v/r। इससे हमारे पास नेट काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी पूरी की पूरी बॉडी की। यहां से हमारे पास नेट काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी पूरी की पूरी बॉडी। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलो बेटा, एक छोटी सी बात और, हालांकि ये थोड़ी टफर साइड की बात है, बट ठीक है बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि ना इस टफर बात के सहारे मैं बेटा काफ़ी सारी बातें आपको बता दूंगा। खास तौर से टॉर्क वॉर्क कैसे लिखना है, इस तरह की बातें अपनी हल्की फुल्की डिस्कस हो जाएंगी। ये मान लीजिए बेटा मेरे पास एक रफ सरफेस है और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। ये जो सरफेस है ये एन ऑफ रफ है। जब कभी एन ऑफ रफ लिखा हुआ आए तो समझ जाना कि स्लिपिंग नहीं होगी। स्लिपिंग नहीं होगी इसका मतलब प्योर रोलिंग होगी, और अगर प्योर रोलिंग होगी तो फ्रिक्शन काइनेटिक नहीं लगेगा, फ्रिक्शन आपका स्टैटिक लगेगा। इस एन ऑफ रफ सरफेस के ऊपर मैंने ऐसे मान लीजिए बेटा कोई m मास की ऑब्जेक्ट रख दी, ऐसे m मास का r रेडियस का, लेट्स से फॉर एग्जांपल सॉलिड स्फीयर है, और मैंने इसे यहां से कर दिया रिलीज, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फाइंड एवरीथिंग, सब कुछ निकालो। छोड़ते ही इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, इस पर फ्रिक्शन कितना लगेगा, सब कुछ जानना मेरे को, सब कुछ जानना। जानेंगे बेटा, चलो आराम से इसकी सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं। सबसे पहले इस सॉलिड स्फीयर लगेगा mg, जिसके दो कंपोनेंट आएंगे। इधर की तरफ मेरे पास आएगा mg का cos थीटा
इधर की तरफ मेरे पास आएगा mg का साइन थीटा। जो सरफेस है वो ऐसे पुश करेगी किसी न किसी नॉर्मल फोर्स से। हम जानते हैं कि ये जो बॉल है ये लगातार नीचे आएगी, तो इसका एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ a। नीचे वाली सरफेस पर प्योर रोलिंग कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है, तो जिस तरह से ओमेगा v बाई आर होगा वैसे ही इसके पास कुछ ना कुछ अल्फा आएगी, और उस अल्फा की वैल्यू बेटा आपके पास आएगी a बाई आर। जरा सेंटर से देखो, mg साइन थीटा वहीं से पास हो रही है, उसका टॉर्क भी जीरो, mg cos थीटा भी वहीं से पास हो रही है, उसका टॉर्क भी जीरो, नॉर्मल भी वहीं से पास हो रहा है, उसका टॉर्क भी जीरो। तो आखिर ये अल्फा इस तरफ आया किस कारण से? तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर फ्रिक्शन लग रहा होगा और स्टैटिक लग रहा होगा ऐसे। प्योर रोलिंग है इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा ऐसे। चलिए बच्चों इक्वेशंस लिखते हैं, इक्वेशंस लिखते हैं बेटा। mg साइन थीटा डाउन द इंक्लाइन, स्टैटिक फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन, तो नीचे की तरफ मेरे पास आ गया है mg साइन थीटा माइनस स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस इज द नेट फोर्स, इट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया है a। सर टॉर्क की इक्वेशन लिखाओ ना, बड़ा लिखाता हूँ, लेकिन सर टॉर्क की इक्वेशन कहाँ से लिखो? जहाँ से आपको फिक्स हो। आप बोलो सर फिक्स तो नहीं, ये तो सर बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन कर रही है। जब बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन कर रही है उस टाइम पर बेटा टॉर्क की इक्वेशन कहाँ से लिखनी चाहिए? तो आप बेटा घर से बैठे बैठे चीख चीख के बोल रहे हो सर सेंटर ऑफ मास से लिखनी चाहिए। सेंटर ऑफ मास से mg साइन थीटा mg cos थीटा नॉर्मल तीनों का टॉर्क जीरो, क्योंकि सारे सारे सेंटर ऑफ मास से गुजर रहे हैं। यहाँ से फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, और यहाँ से फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा ऐसे, आना भी चाहिए क्योंकि अल्फा भी ऐसे ही है। फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा Fs इंटू यहाँ से तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, इट शुड बी इक्वल टू यहाँ के अबाउट I। सॉलिड स्फीयर है इसलिए I विल बी ऑफ कोर्स 2/5 mr स्क्वायर इंटू अल्फा। अल्फा को बेटा मैं चाहूँ तो a बाई आर लिख सकता हूँ। ले बेटा मेरे ख्याल से सारा काम बन गया, r से r निपट गया, इस r से बेटा ये वाला r निपट गया। दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करूंगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन गायब, एक्सेलरेशन आ जाएगा। उस एक्सेलरेशन को पटक दूंगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। अल्फा कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बड़े आराम से a बाई आर लिख दूंगा। ठीक है, सारे काम बड़े आराम से हम कर सकते हैं। मैं पर एक छोटी सी चीज़ और सिखाना चाहता हूँ। ये वाली बॉल अगर यहाँ से चलते 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 मान लीजिए बेटा सबसे नीचे अगर पहुँचती है तो इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होगी v, पूरे रास्ते प्योर रोलिंग करते हुए तो कुछ ना कुछ ओमेगा भी होगा, और ओमेगा मेरे प्यारे बच्चों होगा v बाई आर। ये v और ओमेगा हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। हालांकि बच्चे सोच रहे होंगे सर निकाल ही लेंगे, जब मुझे एक्सेलरेशन पता है। अच्छा बेटा यहाँ से यहाँ तक कि मुझे हाइट पता है कि बॉल कुल मिलाकर नीचे h आई है, तो मैं ये v और ओमेगा बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। बच्चे वहाँ से बिल्कुल निकाल लोगे। अगर ये h है तो ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस h अपॉन साइन थीटा है, इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन मुझे पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू एस लगा दूंगा तो v आ जाएगा। v आ जाएगा तो ओमेगा भी आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू आपके पास हमेशा होगी v बाई आर, सर वो भी आ जाएगा। वैसे बेटा बात तो सही है, आ जाएगा, लेकिन आपको है ना इसमें सिर्फ और सिर्फ ये मेन बात सोचनी है कि एक तरीके से और कर सकते हैं। यहां से लेकर यहां तक आप टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। सर क्यों लगा दूं? फ्रिक्शन भी तो लग रहा है बेटा, फ्रिक्शन स्टैटिक है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्डन 0 है। स्टैटिक फ्रिक्शन ने किसी प्रकार का कोई वर्डन नहीं किया है, क्योंकि भले ही इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा हो लेकिन इस पॉइंट के पास कोई वेलोसिटी नहीं है। प्योर रोलिंग में इस पॉइंट के पास में कोई वेलोसिटी होती नहीं है, तो आप बड़े आराम से TMEC लगा सकते हो। आप कह सकते हो कि आपका m मास की जो बॉल है वो h डिस्टेंस नीचे आई है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। जितनी पोटेंशियल एनर्जी घटी है उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। सर कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है? बेटा इनिशियल तो 0 थी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के 2 पार्ट्स आएंगे बेटा, कौन सी? हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। बेटा i अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होगा? 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इज ऑफ कोर्स v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। यहाँ से v आ जाएगा, ओमेगा हम जानते हैं कि बेटा v बाई आर होता ही है। हमारा काम बड़े आराम से बन जाएगा।
समझ गए प्यारे बच्चों? ठीक है, तो अब मतलब वैसे तो सिर्फ पूरी पूरी थ्योरी होती है बेटा, मैंने फॉर्मूले सारे सारे निकाल के दिखा रखे हैं आपको, बट मैंने आपको वापस से करके दिखा दिया कि हाँ बेटा देखो पूरे का पूरा सवाल करना कोई बहुत ज़्यादा टफ काम ऐसा है नहीं। ठीक है, हालांकि थोड़ा टफर साइड का मामला था, बट फिर भी जेई मेन में अगर इस तरह का टफ सवाल भी अगर आता तो अपन से बन जाएगा, कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से इस बात को बोल दूं बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन इस तरह की प्योर रोलिंग वाले केस में लग रहा हूँ तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, तुम तो बड़े आराम से TMAC लगा सकते हो, TMAC से इतना कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज टॉपलिंग। टॉपलिंग वाले केस में आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है बेटा, टॉपलिंग मतलब एक तरीके से बेटा पलटना, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे धड़ाम से गिर गई। आपको सिर्फ और सिर्फ काम करना है कि जिस टाइम पर आपकी ऑब्जेक्ट जस्ट टॉपल हो रही होगी उस टाइम पर जो नॉर्मल फोर्स है ना वो एज पर लगने लग जाएगा। कहां पर लगने लग जाएगा? एज पर लगने लग जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक सिचुएशन से आपको ये वाली बात समझाता हूँ, मैं आपको बड़ा एक हल्की सी सिचुएशन से वाली बात समझाता हूँ। ये मान लीजिए बड़ा मेरे पास कोई रफ सरफेस है और ये एनफ रफ सरफेस है, एनफ रफ सरफेस है। मेरे पास बड़ा ये प्रिज्म है जिसका क्रॉस सेक्शनल जो है वो ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल टाइप है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल टाइप मेरे पास ये प्रिज्म है ऐसे, ये लेंथ भी L, ये लेंथ भी L, ये लेंथ भी L, इसका मास बड़ा M है। ये जो सरफेस है बड़ा खूब रफ है, एनफ रफ है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इस सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर सामने की तरफ फोर्स लगा दिया F। मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं F कम से कम कितना लगाऊं कि हमारा ये जो प्रिज्म है ये टॉपल कर जाए, गुड़क जाए। F की वैल्यू कम से कम कितनी हो कि गुड़क जाए। अब बड़ा देखना इस बात को, अगर मैं यूं अगर सामने की अब कौन से तो फोर्स लग रहे हैं। सबसे पहले बेटा mg, सर mg कहां लिखता हुआ दिखाओगे? बेटा mg लगता हुआ दिखा देंगे सेंटर ऑफ मास पे, सेंट्रोइड पे लगता है बेटा mg। ठीक है, एक नॉर्मल फोर्स हो रहेगा। सोचते बेटा अगर मैं इसको f से आगे खींचूंगा तो ये प्रिज्म जाना चाहेगा आगे, तो जो नीचे वाले सरफेस है वो ऑब्वियस बात है स्टैटिक फ्रिक्शन लगा देगी पीछे, और स्टैटिक फ्रिक्शन जितना चाहिए उतना मिल जाएगा क्योंकि सरफेस तो खूब रफ है। तो ऑब्वियस बात है कि ये जो नीचे वाली सरफेस है ये इस प्रिज्म को आगे जाने नहीं दे रही। सवाल की लैंग्वेज तो यही कह रही है, और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग जाएगा? F के बराबर लग जाएगा। अच्छी बात है। अगर मैं सेंटर से देखूं तो ये वाला फोर्स इसको यूं घुमाना चाह रहा है, ये वाला फ्रिक्शन भी यूं घुमाना चाह रहा है, तो सारा का सारा प्रिज्म यूं घूमना चाह रहा है, ऐसे यूं घूमना चाह रहा है। तो प्रिज्म जो होगा वो ग्राउंड को यहां से पुश करेगा, तो ग्राउंड इसको यूं पुश करेगा, तो नॉर्मल जो होगा वो सेंटर पे लगेगा। नॉर्मल शिफ्ट हो गया है राइट साइड में, और जस्ट टॉपलिंग वाले केस में जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में लिखा दिया, नॉर्मल बेटा चलते चलते कहां पर लग जाएगा? एज पे लग जाएगा। कहां पे लग जाएगा? एज पे लग जाएगा। जस्ट कितना फोर्स लगाऊं कि बेटा जस्ट लुढ़कने वाला ही है। इस केस में आप सेंटर से नेट टॉर्क को 0 कर दिया करो। सेंटर से mg का टॉर्क आएगा 0। ठीक है, इस F का टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज, इस F का टॉर्क भी आएगा क्लॉकवाइज, और इस नॉर्मल का टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज। नेट टॉर्क 0 होने के लिए इस फ्रिक्शन का टॉर्क और इस F का टॉर्क का जो सम है वो नॉर्मल के टॉर्क के बराबर होना चाहिए। चलो बड़ा लिखते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो बड़ा ऑफ कोर्स ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी बड़ा ये L√3/2 होगी। अगर ये डिस्टेंस मेरे पास अगर x है तो ऑफ कोर्स बड़ा ये डिस्टेंस मेरे पास L√3/2 माइनस x है। चलो यहां से mg का टॉर्क तो 0, यहां से फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क होगा F, बड़ा फ्रिक्शन वैल्यू F ही है, मल्टीप्लाई बाई यहां से तक डिस्टेंस x, प्लस इस F का टॉर्क होगा F इंटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस दैट इज √3L/2 माइनस x। जस्ट टॉपलिंग वाले केस में नॉर्मल बेटा पहुंच गया यहां पर, इट शुड बी इक्वल टू n इंटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस, बेटा ये तो L/2 होगी, ये लग रहा है नॉर्मल, और बेटा टॉर्क लिखना हो तो यहां से तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉर्मल लग रहा है, यहां से टॉर्क लिखना है बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज ऑफ कोर्स L/2। बेटा मेरे ख्याल से मेरे पास इक्वेशन आ गई है बेटा, n की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा? √3 टाइम्स ऑफ f। लेकिन नॉर्मल तो किसके बराबर बेटा? नॉर्मल तो mg के बराबर है। तो बेटा मेरे पास f की वैल्यू आ गई है mg/√3।
हालांकि एक्चुअल थ्योरी के अंदर तो और भी बहुत सारी बातें बताई थी, बट मेन बात आपको याद रखनी है कि जस्ट करना क्या है कि नॉर्मल को चलाते 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 एज पर ले जाना और जस्ट आपके टॉर्क को जीरो कर देना, आपकी बात बन जाएगी। ये बड़ा बेसिक बातें थी आरबीडी की। हालांकि तुम जानते हो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट फिर भी अगर आप खुद अपने हिसाब से अगर रिवाइज करना चाहते हो और कोई बच्चा ऐसा है जो कहते कि सर ना मेरे से तो आरबीडी होता ही नहीं है, तो मैं उसे ही कहूँगा कि तो टफ वाला पोर्शन छोड़ दे। तेरे को अगर लगता हो कि टफ वाला पोर्शन तेरे को परेशान कर रहा है, छोड़ दे उसे, कोई दिक्कत नहीं है। 80% चांसेस बात के हैं कि आरबीडी का सवाल इजी वाले पोर्शन से आएगा। व्हेन ऐसे इजी वाले पोर्शन से आई मीन दैट कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आ जाएगा, टॉर्क लिखने से आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, ठीक है, या बेटा एंगुलर मोमेंटम लिखने पे आ जाएगा, ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने पे आ जाएगा। टफ तो उसके बाद स्टार्ट होता है सीटीआरएम से। तो 80% 90% चांस तो इस बात के ही है कि सीटीआरएम का सवाल ही ना आए। और बच्चे के दिमाग में हुआ क्रिएट हो जाता है कि अरे ओ माय गॉड सीटीआरएम के सवाल इतने टफ हैं। अबे होंगे टफ। 80% 90% चांस तो इसी बात के हैं कि सिंपल प्योर रोटेशनल मोशन का सवाल आए। तो अगर आपने पहले से अगर आरबीडी पढ़ रखा है तो डरने घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका सवाल सही होगा, गलत नहीं होगा। हो सकता है कोई बच्चा ये भी सोच रहा हो कि सर तो हमें ऐसे है ना मोटिवेट करने के लिए झूठ बोल देते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे को जैसा सच, मैं जितना मेरे को लगता है बता देता हूँ। मैं बहुत श्योर हूँ कि सीटीआरएम का कोई बहुत तगड़ा सवाल, हाई फाई सवाल नहीं आएगा, आसान सवाल आएगा। अगर आपको प्योर रोटेशनल मोशन के भी अगर आपसे सवाल बनते हैं तो आरबीडी छोड़कर मत जाना, सवाल बन जाएगा आपसे, आई एम वेरी श्योर। ठीक है, पढ़ाई करते रहे, खुशी खुशी पढ़े, है ना। मैं तो नहीं चाहता कि आप इस तरह का चैप्टर छोड़ें। क्या पता बेटा उसके सवाल 3 पूछ लें, है ना। क्या भरोसा कि जैसे स्लॉट के अंदर हम बैठे हों उसी स्लॉट के अंदर आरबीडी के 3 सवाल पूछ रहे हैं, तो छोड़ जाएंगे यार। ठीक है, पहले से नहीं पढ़ रखा तो अलग।